सुनो अब ध्यान से। यह है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, यही है ना? रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। अदर बुक्स में देखोगे आप इसे, अदर बुक्स में अगर आप इसे देखते हो, आप कभी किसी भारती भवन की बुक उठा लो या फिर धनपत्र पब्लिकेशन आर डी शर्मा की बुक उठा लो, ठीक है, उसमें ये दोनों अलग अलग मिलेंगे आपको। रिलेशन इज अ सेपरेट चैप्टर एंड फंक्शन इज अ सेपरेट चैप्टर, लेकिन एनसीईआरटी में इन दोनों को जो है एक साथ एक ही चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो फिलहाल जो आपको स्टार्टिंग पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? आपको बस रिलेशंस के बारे में पढ़ना है पहले। फर्स्ट आपका जो एक्सरसाइज 2.1 मिलेगा उसमें आपको केवल रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहले एक बार देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ऐसे नाम से तो समझ में आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ क्या हो सकता है। हाँ तनु बताओ। रिलेशन का नाम सुन के जो ये रिलेशन वर्ड है, इससे कुछ ना कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि रिलेशन है क्या। कुछ आइडिया लग रहा है? चलो ऐसे देख लेते हैं इसको, रिलेशन को ऐसे समझते हैं। आपका नाम तनु है, किसी का नाम संदीप है, किसी का नाम तेज जो है मान लो कि गुड्डू है, राम है, श्याम, ठीक है। और सबका एक रोल नंबर है। हर स्कूल में क्या होते हैं? उनके रोल नंबर्स होते हैं ना। मान लो इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है, ये 3, ये हो सकता है कि 10 मिले, ये 15 हो। तो मैं कह सकता हूं कि T इज रिलेटेड टू 1। दिस इज द वन टाइप ऑफ रिलेशन। आपका रिलेशन है उस नंबर के साथ, एक कनेक्शन है ना? आपका एक कनेक्शन है। और ये दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स है। देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। आप कह सकते हो ना इसे कि अगर मैं इसको इस पूरे को अगर एक सेट बना के बोलूं, इस पूरे को अगर मैं एक सेट बोलूं तो क्या कह सकता हूं इसको मैं ऐसे कर लेता हूं। ये क्या होगा आपके पास? ये एक सेट होगा नेम ऑफ स्टूडेंट। ये क्या होगा? नेम ऑफ स्टूडेंट होगा। और ये क्या होगा? रोल नंबर। हाँ तनु समझ में आ रहा है क्या? ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हैं। ये कौन सा सेट है? मान लो इस सेट को हमने क्या नाम दिया? कैपिटल ए, इस सेट का नाम दे दिया, और इस सेट का नाम दे दिया कैपिटल बी, ठीक है। तो सेट ए सिद्धांत, तो यहां ध्यान दो क्या है हमारे पास? दिस इज द टू टाइप ऑफ सेट्स। सेट ए हैव नेम ऑफ द स्टूडेंट, set A have name of the student, set B have roll number of the students, and each and every student related to their roll numbers. So this relation या this indication is called relation, ठीक है। और ये क्या होता है? इसको हम जो ये लाइन शो किया जा रहा है ये क्या है? इसको मतलब जनरली आप इसे एरो बोलते हो, जनरली जो है आप इसे एरो बोलते हो, लेकिन कुछ और भी नाम हो सकता है क्या इसका? कुछ नाम देखा है इसका, याद है आपको? एरो तो बोलते हो इसे आप, ठीक है ना। एरो के साथ कुछ और भी बोलते हो, इसको बोल सकते हैं हम एरो डायग्राम। क्या बोल सकते हैं? एरो डायग्राम, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसे? एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम मतलब विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम वी कैन शो द रिलेशन। तो चलो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली रिलेशंस के लिए बता दिया, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि रिलेशन होता क्या है। ये समझ में आ गया ना? बढ़िया। हाँ। इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहला जो आपको टॉपिक है, यानी सबसे जो पहली पॉइंट आपको पढ़नी है, जो डेफिनेशन आपको पढ़ना है, उसका नाम क्या है, वो किस टॉपिक के अंडर आता है उसे देखो।
सबसे पहला जो पार्ट पढ़ना है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सुना है क्या कार्टेशियन के बारे में? इसके पहले भी कई बार बोला गया है। हाँ तनु, सुना है क्या? क्या होता है कार्टेशियन? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था ना? तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई होता है, ठीक है ना। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई। तो आपको याद होगा किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी नंबर को, किसी भी पॉइंट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है, देन वी पुट एक्स एंड वाई, देन वी पुट एक्स एंड वाई। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, दिस इज नथिंग, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। अब हम इसको किस नाम से जानेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना बच्ची? क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत कुछ आगे बता दे रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहना किसे कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कहीं पे ए है जिसके पास कलेक्शन है किसका किसका, सपोज 1 2 3, बस काफी है। और बी के पास क्या है? हमारे पास है बी के पास कलेक्शन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। हाँ बढ़िया। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, इसका ए क्रॉस बी निकालता हूं, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे बात समझ में गुड़िया? दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कैसे डिफाइंड होता है? मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा, पहले आपको समझा रहा हूं, फिर मैं इसका डेफिनेशन भी लिखूंगा, ठीक है ना गुड़िया? तो पहले एक बार समझ लेते हैं, समझ लेने के बाद डेफिनेशन लिखना ज्यादा आसान हो जाता है और वो याद भी हो जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऐसा होना चाहिए। चलो पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कैसा, क्या डायरेक्टली आंसर देखते हैं। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के मतलब कि x के साथ, हो सकता है कि 1 का रिलेशन y के साथ भी हो सकता है ना गुड़िया? 1 का रिलेशन z के साथ हो। मैं बिना आपके डेफिनेशंस के आपको ये बता रहा हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे काम करता है, बाद में हम डेफिनेशन भी लिखेंगे इसका, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यही दिखाई दे रहा है कि आपने x से एक एलिमेंट लिया और ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन लिख दिया, फिर आपने 2 को यूज किया, 2 और सबके साथ यानी कि 2x 2y और 2z, ठीक है ना गुड़िया? और क्या बचा? 3 भी तो है ना हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं। 3x 3y और 3z। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में क्या गुड़िया? ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम। पहले हमने इसको समझ लिया, अब इसके डेफिनेशन के बारे में हम समझते हैं कि क्या कहना चाहता है डेफिनेशन, या डेफिनेशन क्या है इसका, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये डिफाइन करोगे, ये डिफाइन करोगे कि गिवन टू नॉन एम्प्टी दिखाई दे रहा है ना आपको तनु? हाँ दिख रहा है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q, P एंड Q, दो नॉन एम्प्टी सेट है P एंड Q, ठीक है। तो अगर दो नॉन एम्प्टी क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर किसी भी एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो इनका रिलेशन जो है नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले वो डिफाइन है कि दिस इज द नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन, ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा? द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P जो आपने यहाँ पे पढ़ा है उसी को डिफाइन करो, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, ठीक है। ए और बी एज लिख दो। क्या बोला गुड़िया?
P और Q क्यों लिख रहे हो? नहीं A और नहीं, B लिख दो। ए और ये बी जो बना नहीं, यहाँ पे मैंने पी क्यू लिखा है ना, इसलिए अच्छा, यहाँ मैंने डेफिनेशन में पी क्यू लिखा है इसलिए। ठीक है, इज द सेट ऑफ, आपको मैंने बताया था कि ये जो पेयर्स है, इस पेयर्स का क्या नाम है? तनु बताओ। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि ये जो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, इन ईच एंड एवरी पेयर्स के कुछ नाम बताया था मैंने, क्या नाम है इसका, क्या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं इसे? ordered pair. जी हाँ, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके का होना चाहिए? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्या होगा? एलिमेंट ऑफ P एंड Q। ठीक है, P एंड Q के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब इसको हम अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, दैट इज P क्रॉस Q इस तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। P स्मॉल p है यहाँ पे, ठीक है, P कॉमा Q यानी कि आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इस तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, सच दैट, ये क्या सिंबल है हमारे पास? सच दैट का सिंबल है। आपने पढ़ा था इसको गुड़िया, जब हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने इसे। ये होता है सच दैट का फॉर्मूला। मतलब ये किस तरीके से डिफाइंड है? सच दैट स्मॉल p इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल P, मतलब कि फर्स्ट सेट। कैपिटल P मींस फर्स्ट सेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। आई बात समझ में क्या गुड़िया? तनु हाँ, आवाज आ रहा था, समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं। इस पे ध्यान रखना हर समय कि फर्स्ट एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। आगे बस समझ में? ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर चेंज नहीं हो सकते हैं, ये याद रखना। ऑर्डर्ड पेयर चेंज नहीं हो सकते कभी भी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि 1,2, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि 1,2 इज इक्वल टू 2,1। नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज नॉट इक्वल। आ रही क्या समझ में? हाँ भैया। ठीक है ना, तो इसके लिए जो आपने अभी कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, अगर हम मैं बुक्स की बात करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको बुक। चलो देखो, तो एक बुके मेथड देखो कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, बुक्स में आपको इसी तरीके से समझा रखा है, तो आप इसको समझ सकते हो कि सपोज आपके पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है ना, ए के पास मैंने माना क्या, A1 और A2। ए के पास क्या सेट है हमारे पास, A1 एंड A2, ये एलिमेंट है। ए सेट के पास दो एलिमेंट्स है, A1 एंड A2, और बी के पास जो सेट एलिमेंट है वो है B1, B2, B3 और B4। ठीक है ना गुड़िया? बुके मेथड क्या कहता है, बुक से कैसे इसको समझोगे, या बुक में क्या बना रखा है डायग्राम, उसको देख लो एक बार, जस्ट फॉलो अप कर लो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, आप जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, बट एक बार आइडिया समझ लो कि क्या कहना चाहता है वो। यहाँ पे मैंने माना कि ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, A1 एंड A2। मुझे क्या चाहिए, मुझे B1 का रिलेशन चाहिए, B1 का रिलेशन चाहिए किसके साथ, A के साथ और B के साथ। मतलब A को भी और B को, दोनों को मैंने ऐड कर दिया ऐसे। चलो आई बात समझ में? A को और B को मैंने यहां से ऐड कर दिया। सेम प्रोसीजर किया यहाँ पे B2 के लिए, B2 को भी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इन दोनों को, A के साथ भी और B के साथ भी। फिर हमारे पास B3 है,
इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड अप कर दिया, B3 और B4, सॉरी B4 के लिए यहाँ पे ऐड अप करेंगे हम, क्या मिलेगा A1 से और A2 से। अब यहाँ पे देखो ईच एंड एवरी पॉइंट्स के लिए जो आपके पास पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है यही आपका कोऑर्डिनेट है और इसी कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। इसी पेयर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला है A क्रॉस B, A क्रॉस B, A के एलिमेंट्स को पहले, B के एलिमेंट को उसके बाद। तो यहां से देखो A X को पहले लिखते हैं ना, Y को बाद में लिखते हैं, तो X, Y यानी कि क्या मिलेगा, पहले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट बताओ गुड़िया तनु, फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या होगा कोऑर्डिनेट, ये जस्ट y x y के ग्राफ की तरह है। जो एक्स वाई का ग्राफ होता है आपका, कि पहले आप x की वैल्यू बताओ फिर y की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है a1 है, y की वैल्यू क्या है b1 है, तो आप लिख सकते हो इसको आसानी से a1 b1। हाँ तनु लिख सकते हो ना? हाँ भैया। नहीं समझ में आ रहा तनु? आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से a1 के साथ क्या होगा, b2 होगा, फिर a1 b2, फिर क्या मिलेगा हमारे पास a1 b3, सिंपल है ना? फिर उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा a1 b4। इसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं a2 के साथ, क्या मिलेगा a2 के साथ, a2 b1, फिर क्या होगा a2 b2, a3 b3, a3 कहां से आ गया, a3 कहां से आ गया, आपने तो लिखा। अच्छा a2 b3 और फिर क्या होगा a2 b4, ठीक है ना गुड़िया? तो ये समझ में आया? जो चीजें आपको पहले मैंने बताया था, वर्बली बता दिया था, ऐसे ही वो इस ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, ग्राफ के थ्रू आपको समझाया गया। कोई डाउट है इसमें? नहीं दिया। चलो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि इस पॉइंट के लिए कभी भी मैं, जो ये पॉइंट है हमारे पास, अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ, कार्टेशियन इसको इसलिए बोला गया है कि x को पहले y को बाद में, आप y को पहले x को बाद में कभी नहीं लिखते। जो ग्राफ आपने पढ़ा था, जो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था क्लास 10th में, उसमें आपने देखा था कि x की वैल्यू को y की जगह पर और y की वैल्यू को x की जगह पर आपने रख दिया तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है कि पहले जिसकी बात की जाएगी उसको पहले, जिसको बाद में बोला जाएगा उसको बाद में, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, इट माइट बी चेंज। आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसे बोला जा सकता है कि आप फाइंड करो b क्रॉस a, आप क्या करो, फाइंड करो b क्रॉस a। बात समझ में आ रही है गुड़िया? आपको ये भी बोला जा सकता है कि b क्रॉस a निकालो, तो b क्रॉस a क्रॉस b के इक्वल नहीं होगा, होगा क्या? क्योंकि उस टाइम पे क्या करोगे आप, उस टाइम पे आप b की वैल्यू को नीचे रखोगे और a की वैल्यू को ऊपर, क्योंकि x की वैल्यू को पहले लिखते हैं, y की वैल्यू को बाद में लिखते हैं, इसलिए मैं वो कह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको हर बार फिगर बनाना पड़ेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हो एक एक करके, क्योंकि आप प्रोसीजर वाइज जब इसे करोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फिलहाल इस पे कुछ रिमार्क्स है, इसका कुछ रिमार्क्स है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, ये बता रहा था कि जो A1 है और ये B1 है, मैं इसको कभी भी नहीं लिख सकता क्या कि B1 A1, ऐसा कभी नहीं लिख सकता, है ना गुड़िया? ठीक है, चलो तो इसके कुछ रिमार्क्स है, उस रिमार्क्स को हम कर लेते हैं फटाफट। हाँ गुड़िया कर लेना, समझ लो पहले। इसमें से मैक्सिमम आपको 80% मैंने बता चुका हूं। कुछ रिमार्क्स क्या क्या है हमारे पास रिमार्क्स, वो कहना चाहता है। फर्स्ट जो रिमार्क है, फर्स्ट जो की पॉइंट्स है वो क्या कह रहा है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड, क्या बोला गया है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, पेयर आर इक्वल, ठीक है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अगर ये इक्वल हैं कब होंगे, एंड if ओनली इफ, and only if, यानी यदि और केवल यदि the corresponding
the corresponding First element. first element, ठीक है, Element. फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल टू, Equal and B. Equal ठीक है, and. फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है, या फिर आर इक्वल के साथ साथ आप यहाँ पे एंड कह सकते हो, इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। कब? जब इसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों के दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी आप क्या बोलोगे इसे, इसके ऑर्डर्ड पेयर को आप इक्वल बोलोगे, ठीक है। कुछ ज्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? चलो देखो इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपसे? सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे कि इफ there are p elements, there are p elements, किसकी बात की जा रही है? p मतलब क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जा रही है। p क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जा रही है आपके पास कि p एलिमेंट्स इन सेट A, इन सेट A, ठीक है ना, एंड q एलिमेंट्स in B, q elements in B, then the, एक मिनट मार्कर में इंक डालना पड़ेगा मुझे,